वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम बात कर रहे हैं रिएक्ट के एक काफ़ी इंटरेस्टिंग हुक के बारे में, यूज़ डिफर्ड वैल्यू। हमारे पास सोर्स के तौर पे रिएक्ट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है और आज हम इसी से समझने की कोशिश करेंगे कि ये हुक आखिर है क्या, ये काम कैसे करता है और सबसे ज़रूरी, ये यूज़र इंटरफेस मतलब यूआई की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने में हमारी मदद कैसे कर सकता है। बिल्कुल। और ये आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि मॉडर्न वेब एप्लीकेशंस में एक बिल्कुल स्मूथ और रिस्पॉन्सिव यूज़र एक्सपीरियंस मेंटेन करना ये एक बड़ा चैलेंज है, खासकर तब जब एप्लीकेशन में कॉम्प्लेक्स डेटा हो या फिर यूआई कंपोनेंट्स थोड़े हैवी हों। हाँ, सही कहा। तो ऐसी सिचुएशंस में यूज़ डिफर्ड वैल्यू जैसे टूल्स काफ़ी काम आते हैं। ये उन बॉटलनेक्स को एड्रेस करने में मदद करते हैं जहां यूआई अपडेट्स यूज़र के इंटरैक्शन को धीमा या जर्की सा बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ऐसे समझना शुरू करते हैं। ये यूज़ डिफर्ड वैल्यू असल में क्या चीज़ है? जैसा कि नाम से थोड़ा अंदाज़ा लगता है, ये एक रिएक्ट हुक है जो हमें यूआई के किसी हिस्से के अपडेट को डिफर करने यानी कुछ देर के लिए टालने की कैपेबिलिटी देता है। हाँ, एसेंशियली हम रिएक्ट को बता सकते हैं कि भाई ये वाला अपडेट थोड़ा कम अर्जेंट है, इसे बैकग्राउंड में हैंडल कर लेना। इसका सिंटैक्स भी काफ़ी सिंपल दिखता है, कॉन्स्ट डिफर्ड वैल्यू इज इक्वल टू यूज डिफर्ड वैल्यू। हाँ, और ये कंपोनेंट के टॉप लेवल पे कॉल किया जाता है। हाँ बिल्कुल। और इसका जो फंडामेंटल आइडिया है वो ये है कि जब कोई वैल्यू अपडेट हो रही हो तो ये हुक उस वैल्यू की पुरानी यानी स्टिल वर्जन को तब तक दिखाता रहता है जब तक बैकग्राउंड में नया वैल्यू प्रोसेस होके रेंडर होने के लिए तैयार न हो जाए। अच्छा, तो जब आप यूज डिफर्ड वैल्यू को कोई वैल्यू पास करती हैं और वो वैल्यू अपडेट होता है तो अपडेट्स के दौरान ये डिफर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से थोड़ा पीछे रह जाता है, मतलब लैग करता है। रिएक्ट पहले यूआई को री-रेंडर करता है बिना डिफर्ड वैल्यू को अपडेट किए और फिर बैकग्राउंड में नए वैल्यू के साथ री-रेंडर करने की कोशिश करता है। इससे फायदा ये होता है कि मेन यूआई थ्रेड ब्लॉक नहीं होता और एप्लीकेशन रिस्पॉन्सिव महसूस होती है, खासकर फास्ट अपडेट्स के केसेस में, जैसे सर्च बार में टाइप करते वक्त वो टाइपिंग में रुकावट या जैंकीनेस फील नहीं होती। ये तो इंटरेस्टिंग है कि यूआई रिस्पॉन्सिव रहता है, पर ये बैकग्राउंड में होता कैसे है? मतलब अंडर द हुड क्या मैकेनिज्म चल रहा होता है? सोर्स में सर्च इनपुट और रिजल्ट्स लिस्ट का एक काफी अच्छा एग्जाम्पल दिया है। मान लीजिए यूजर सर्च बार में टाइप कर रहा है, जब यूजर ए से बदलकर ए बी टाइप करता है तो इनपुट फील्ड तो फौरन ए बी दिखाने लगता है क्योंकि वो सीधे स्टेट वेरिएबल क्वेरी मान लेते हैं से जुड़ा है। हाँ, अब यहाँ यूज डिफर्ड वैल्यू का रोल आता है। डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से इस प्रोसेस को हम 2 स्टेप्स में देख सकते हैं। पहला, रेंडर। रिएक्ट पहले कंपोनेंट को री-रेंडर करता है नए क्वेरी एब के साथ, लेकिन यूज डिफर्ड वैल्यू हुक अभी भी पुराना डिफर्ड वैल्यू ए ही रिटर्न करता है। ओके। इसका मतलब है कि डिफर्ड क्वेरी जो रिजल्ट्स लिस्ट कंपोनेंट को पास हो रहा है अभी भी ए ही है। तो स्क्रीन पर इनपुट फील्ड एब दिखा रहा है पर लिस्ट कंपोनेंट को अभी भी ए के रिजल्ट्स दिखाने वाले प्रॉप्स ही मिल रहे हैं। ये पहला क्विक रेंडर है। ठीक है। दूसरा रेंडर बैकग्राउंड में। जैसे ही ये क्विक रेंडर खत्म होता है, रिएक्ट तुरंत बैकग्राउंड में एक और रेंडर स्टार्ट करता है। इस बार वो नए क्वेरी एब और नए डिफर्ड क्वेरी एब दोनों के साथ री-रेंडर करने की कोशिश करता है। अब यहाँ 2 बातें हो सकती हैं। अगर ये बैकग्राउंड री-रेंडर बिना सस्पेंड हुए पूरा हो जाता है तो रिएक्ट इसे स्क्रीन पर अपडेट कर देता है। अब लिस्ट एब के रिजल्ट्स दिखाएगी। और अगर सस्पेंड हो जाए तो, जैसे डेटा लोडिंग में टाइम लगे? हाँ, वही दूसरा केस है। अगर ये बैकग्राउंड री-रेंडर सस्पेंड हो जाता है, मान लीजिए AB के रिजल्ट्स फेच होने में टाइम लग रहा है और लिस्ट कंपोनेंट सस्पेंस यूज कर रहा है, तो रिएक्ट इस रेंडरिंग अटेम्प्ट को अधूरा छोड़ देता है। और खास बात यह है कि यूजर को लोडिंग स्पिनर या सस्पेंस का फॉल बैक नहीं दिखता। अच्छा, उसे स्क्रीन पर पुराना डिफर्ड वैल्यू ए के रिजल्ट्स ही दिखता रहता है। जब डेटा लोड हो जाता है तब रिएक्ट बैकग्राउंड री-रेंडर को फिर से ट्राई करता है। अच्छा, तो मतलब यूजर को लोडिंग स्टेट दिखने की बजाय पुराना डेटा ही दिखता रहता है जब तक नया तैयार न हो जाए। और एक और कमाल की बात बताई गई है सोर्स में कि ये बैकग्राउंड री-रेंडर्स इंटरप्टेबल होते हैं। इसका क्या मतलब है? ये कैसे काम करता है? हाँ, ये बहुत पावरफुल है। इसका मतलब ये है कि अगर यूजर बैकग्राउंड रेंडर पूरा होने से पहले ही फिर से टाइप कर देता है, मान लीजिए ABC लिख देता है, तो रिएक्ट उस अब वाले बैकग्राउंड रेंडर को जो चल रहा था उसे रोक देगा, इंटरप्ट कर देगा। वो यूजर के नए इनपुट ABCs को हैंडल करने को प्रायोरिटी देगा। फिर वो ABC के लिए बैकग्राउंड रेंडर शुरू करेगा। ओके।
रिएक्ट हमेशा यूजर के लेटेस्ट इनपुट को प्रायोरिटी देता है और उसी लेटेस्ट वैल्यू के साथ बैकग्राउंड रेंडर करने की कोशिश करता है। इससे यूजर इंटरैक्शन हमेशा स्मूथ रहता है, ब्लॉक नहीं होता। ये इंटरप्टेबल नेचर तो काफी पावरफुल लगता है रिस्पॉन्सिवनेस के लिए। जी। क्या इसे इस्तेमाल करते वक्त कुछ खास बातों का ध्यान रखना होता है? कोई कैविएट्स या लिमिटेशंस, कुछ पीएच? हाँ, कुछ जरूरी पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखने चाहिए। पहला, यूज डिफर्ड वैल्यू को प्रिमिटिव वैल्यूज जैसे स्ट्रिंग्स, नंबर्स, बुलियंस पास करना बेस्ट है, या फिर ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो रेंडरिंग के बाहर बने हों और स्टेबल हों। अच्छा, मतलब हर रेंडर पर नया ऑब्जेक्ट बनाकर पास नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर आप हर रेंडर में एक नया ऑब्जेक्ट बनाकर पास करेंगे, जैसे यूज डिफर्ड वैल्यू इन डेटा, तो रिएक्ट को हर बार लगेगा कि वैल्यू बदल गया है। क्योंकि ऑब्जेक्ट रेफरेंस बदल गया? एग्जैक्टली, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेफरेंस बदल गया और वो बेवजह बैकग्राउंड री-रेंडर्स ट्रिगर करेगा, भले ही अंदर का डेटा सेम हो। समझ गया। और दूसरा, ये समझना इंपॉर्टेंट है कि ये हुक अपने आप में नेटवर्क रिक्वेस्ट्स को नहीं रोकता या डीबाउंस थ्रॉटल नहीं करता। अगर आपका लिस्ट कंपोनेंट हर की स्ट्रोक पर डेटा फेच करने के लिए ट्रिगर होता है, तो वो रिक्वेस्ट्स तो जाएंगी। यूज डिफर्ड वैल्यू सिर्फ यूआई अपडेट को डेफर करता है, डेटा फेचिंग लॉजिक को नहीं। उसके लिए अलग स्ट्रैटेजीज लगानी होंगी, जैसे फेच कॉल को ही डीबाउंस करना। ठीक है। तीसरा, इसमें कोई फिक्स्ड टाइम डिले नहीं होता, जैसा कि मैनुअल डीबाउंसिंग या थ्रॉटलिंग में हम सेट करते हैं, जैसे 500 मिलीसेकेंड्स। रिएक्ट जैसे ही ओरिजिनल री-रेंडर खत्म करता है, वो फॉरेन बैकग्राउंड री-रेंडर शुरू कर देता है नए डेफर्ड वैल्यू के साथ। तो ये डिवाइस की स्पीड पर डिपेंड करेगा? हाँ, ये कितना पीछे रहेगा ये डिवाइस की स्पीड और करंट वर्कलोड पर डिपेंड करता है। टाइपिंग जैसे हाई प्रायोरिटी इवेंट्स इस बैकग्राउंड री-रेंडर को इंटरप्ट कर सकते हैं। ओके। और आखिर में, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, ये सस्पेंस के साथ अच्छे से इंटीग्रेट होता है। अगर डेफर्ड वैल्यू के अपडेट होने पर बैकग्राउंड रेंडर सस्पेंड होता है, तो यूजर को लोडिंग फॉलबैक नहीं दिखेगा, बल्कि पुराना डेफर्ड वैल्यू ही दिखता रहेगा। ठीक है, ये कैविट्स ध्यान में रखना जरूरी है। अब इसके यूज केसेस पर आते हैं। पहला यूज केस बताया गया है स्टेल कंटेंट दिखाना, खासकर सर्च रिजल्ट्स जैसे सिनेरियोज में। नॉर्मली जब हम सर्च करते हैं और रिजल्ट्स लोड होने में टाइम लगता है, तो अक्सर लोडिंग स्पिनर दिखने लगता है या लिस्ट खाली हो जाती है, जो थोड़ा अब्रप्ट लग सकता है। बिल्कुल। यूज्ड एफर्ट वैल्यू यहाँ यूजर एक्सपीरियंस को काफी इंप्रूव कर सकती है। हम इनपुट फील्ड को तो नॉर्मल क्वेरी स्टेट से कंट्रोल करते हैं, जो तुरंत अपडेट होता है। लेकिन जो सर्च रिजल्ट्स कंपोनेंट है, उसे हम क्वेरी पास करने की बजाय डिफर्ड क्वेरी, यूज डिफर्ड वैल्यू क्वेरी पास करते हैं। अब जब यूजर टाइप करता है और क्वेरी बदलता है, तो डिफर्ड क्वेरी तुरंत नहीं बदलता, वो तब तक पुराना वैल्यू रखता है जब तक नए डेटा के साथ बैकग्राउंड री-रेंडर कंप्लीट ना हो जाए। अच्छा। नतीजा ये होता है कि लोडिंग स्पिनर दिखाने की बजाय कंपोनेंट पुराने रिजल्ट्स मतलब स्टेल कंटेंट ही दिखाता रहता है। यूजर को इंटरफेस रिस्पॉन्सिव लगता है, क्योंकि वो टाइपिंग जारी रख सकता है और उसे कुछ कंटेंट दिखता रहता है, भले वो थोड़ा पुराना हो। पर यूजर के लिए पता कैसे चलेगा कि जो रिजल्ट्स दिख रहे हैं वो पुराने हैं, लेटेस्ट क्वेरी के नहीं? इसमें कंफ्यूजन हो सकता है ना? अच्छा पॉइंट है। सोर्स में इसका सोल्यूशन भी दिया है। हम यूआई में एक विजुअल क्यू दे सकते हैं। हम चेक कर सकते हैं कि क्वेरी और डिफर्ड क्वेरी सेम है या नहीं। अगर ये अलग है, इसका मतलब लिस्ट स्टेल है। इस केस में हम लिस्ट वाले एलिमेंट की स्टाइलिंग बदल सकते हैं, जैसे उसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर दें। सोर्स में उदाहरण है स्टाइल इज इक्वल टू क्वेरी डॉट इक्वल्स डिफर्ड क्वेरी 0.51। इससे लिस्ट थोड़ी डिम दिखेगी, यूजर को सिग्नल मिलेगा कि ये अभी अपडेट हो रही है। हाँ, ये सही है। इसे और सटल बनाने के लिए CSS ट्रांजिशन का इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि ओपेसिटी चेंज एकदम से न होकर स्मूथली हो। ये विजुअल इंडिकेशन वाला आइडिया काफी प्रैक्टिकल है। यूजर को कॉन्टेक्स्ट मिलता रहता है। हाँ, ये लोडिंग स्पिनर्स की जगह स्टेल डेटा दिखाना UX के लिहाज से अक्सर बेहतर माना जाता है, खासकर अगर डेटा लोडिंग टाइम बहुत ज्यादा न हो। अब दूसरे यूज केस पर आते हैं, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। ये उन सिनेरियोज के लिए है जहां UI का कोई हिस्सा री-रेंडर होने में ही बहुत स्लो है। मान लीजिए कोई बहुत बड़ी लिस्ट है या कोई कॉम्प्लेक्स चार्ट है जो हर की स्ट्रोक पर अपडेट होता है और उसे डायरेक्टली ऑप्टिमाइज करना मुश्किल है। हम चाहते हैं कि ये स्लो कंपोनेंट बाकी UI जैसे टेक्स्ट इनपुट को ब्लॉक ना करे। सोर्स में एक टेक्स्ट इनपुट और एक स्लो लिस्ट कंपोनेंट का उदाहरण है। बिल्कुल। प्रॉब्लम ये है कि जब आप इनपुट में टाइप करते हैं, टेक्स्ट स्टेट बदलता है, पेरेंट कंपोनेंट री-रेंडर होता है, स्लो लिस्ट को नया टेक्स्ट प्रॉप मिलता है।
अगर स्लो लिस्ट का री रेंडर प्रोसेस ही स्लो है, मान लीजिए उसमें हजारों आइटम्स हैं जिन्हें फिल्टर या रेंडर करना है, तो ये स्लो री रेंडर मेन थ्रेड को ब्लॉक कर सकता है। जिससे टाइपिंग में लैग फील होगा। हाँ बिल्कुल, जिससे टाइपिंग में नोटिसेबल लैग या जंकीनेस आ सकती है। डॉक्यूमेंटेशन इसे टैकल करने के लिए 2 स्टेप्स रेकमेंड करता है। स्टेप 1, मेमो का इस्तेमाल। सबसे पहले स्लो लिस्ट कंपोनेंट को react.memo से रैप करें। ये एक ऑप्टिमाइजेशन है जो इंश्योर करता है कि अगर स्लो लिस्ट को मिलने वाले प्रॉप्स पिछले रेंडर से सेम है तो कंपोनेंट री-रेंडर ही ना हो। ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड ऑप्टिमाइजेशन है। हाँ, लेकिन मेमो तब मदद करता है जब प्रॉप्स सेम हो, पर जब प्रॉप्स जैसे टेक्स्ट बदलते हैं तब स्लो लिस्ट को री-रेंडर होना ही पड़ेगा और स्लोनेस की प्रॉब्लम वापस आ जाएगी। यहीं पर यूज डिफर्ड वैल्यू काम आता है। अच्छा, तो मेमो के बाद यूज डिफर्ड वैल्यू। हाँ, हम इनपुट के टेक्स्ट स्टेट का एक डिफर्ड वर्जन बनाते हैं। कॉन्स्ट डिफर्ड टेक्स्ट इज इक्वल टू यूज डिफर्ड वैल्यू टेक्स्ट, और फिर स्लो लिस्ट कंपोनेंट को टेक्स्ट प्रॉप की जगह डिफर्ड टेक्स्ट प्रॉप पास करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या इससे स्लो लिस्ट फास्ट हो जाती है? नहीं, देखिए, स्लो लिस्ट का रेंडरिंग टाइम उतना ही रहता है, वो फास्ट नहीं होती। लेकिन यूज डिफर्ड वैल्यू रिएक्ट को ये सिग्नल देता है कि इस डिफर्ड टेक्स्ट पर डिपेंड करने वाले अपडेट्स की प्रायोरिटी कम है। रिएक्ट हाई प्रायोरिटी अपडेट्स जैसे यूजर का इनपुट टाइप करना को पहले हैंडल करता है। ओके। तो जब यूजर टाइप करता है, इनपुट फील्ड तुरंत अपडेट होता है। स्लो लिस्ट का अपडेट डिफर हो जाता है, वो इनपुट के पीछे लैग करती है। फिर जब ब्राउज़र आइडल होता है या बैकग्राउंड रेंडर कंप्लीट होता है, तब स्लो लिस्ट नए डिफर्ड टेक्स्ट के साथ अपडेट होती है। तो यूजर को टाइपिंग में कोई रुकावट महसूस नहीं होती? एग्जैक्टली, भले ही लिस्ट थोड़ी देर से अपडेट हो। समझ गया। रिस्पॉन्सिवनेस मेंटेन हो जाती है स्लो कंपोनेंट के बावजूद। सोर्स में शायद जानबूझकर स्लो किया गया है। लिस्ट का एग्जाम्पल भी था ये दिखाने के लिए। हाँ बिल्कुल, एग्जाम्पल्स में अक्सर लिस्ट आइटम्स को आर्टिफिशियली स्लो डाउन किया जाता है ताकि यूज डिफर्ड वैल्यू का इफेक्ट क्लियरली दिखे। रियल वर्ल्ड में ये स्लोनेस कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, लार्ज डेटा मैपिंग या डीप कंपोनेंट ट्रीज की वजह से हो सकती है। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी डिटेल है, एक पोटेंशियल पिटफॉल जिस पर सोर्स खास ध्यान दिलाता है। अच्छा, क्या है वो? ये ऑप्टिमाइजेशन यूज डिफर्ड वैल्यू प्लस स्लो कंपोनेंट ठीक से काम करने के लिए ये एसेंशियल है कि वो स्लो कंपोनेंट, स्लो लिस्ट, हमारे एग्जाम्पल में react.memo में रैप्ड हो। अरे, मेमो इतना जरूरी क्यों है यहाँ? सिर्फ यूज डिफर्ड वैल्यू काफी नहीं? नहीं, देखिए, सोचिए क्या होता है जब टेक्स्ट स्टेट बदलता है, पेरेंट कंपोनेंट री-रेंडर होता है। रिएक्ट चाहता है कि ये पेरेंट री-रेंडर बहुत फास्ट हो ताकि इनपुट फील्ड तुरंत अपडेट दिखे। इस फास्ट री-रेंडर के दौरान यूज डिफर्ड वैल्यू टेक्स्ट अभी भी पुराना टेक्स्ट वैल्यू रिटर्न करेगा, क्योंकि डिफर्ड वैल्यू लैग करता है। हाँ, अब अगर स्लो लिस्ट मेमो में रैप्ड है तो वो देखेगा कि उसे मिला डिफर्ड टेक्स्ट प्रॉप पिछले रेंडर जैसा ही है, क्योंकि वो अभी अपडेट नहीं हुआ है। मेमो की वजह से स्लो लिस्ट अपना री-रेंडर स्किप कर देगी। अच्छा, इससे पेरेंट का री-रेंडर फास्ट रहता है, इनपुट रिस्पॉन्सिव रहता है। बाद में जब बैकग्राउंड रेंडर होता है तब डिफर्ड टेक्स्ट अपडेट होता है, प्रॉप्स चेंज होते हैं और तब मेमो री-रेंडर होने देता है और स्लो लिस्ट अपना स्लो अपडेट करती है बैकग्राउंड में। और अगर मेमो नहीं होता तो? अगर मेमो नहीं होता तो पेरेंट के फास्ट री-रेंडर के दौरान भी स्लो लिस्ट री-रेंडर हो जाती, क्योंकि पेरेंट री-रेंडर हुआ है, और वो मेन थ्रेड को ब्लॉक कर देती, जिससे टाइपिंग स्लो हो जाती और यूज डिफर्ड वैल्यू का परफॉर्मेंस बेनिफिट खत्म हो जाता। अरे वाह, ये मेमो और यूज डिफर्ड वैल्यू का कॉम्बिनेशन कैसे काम करता है, ये डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानना जरूरी था। अब परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए लोग अक्सर डिबाउंसिंग या थ्रॉटलिंग टेक्निक्स में यूज करते हैं। ये यूज डिफर्ड वैल्यू उनसे कैसा अलग है? क्या ये उनसे बेहतर है? हाँ, ये कंपैरिजन बहुत रेलेवेंट है। डिबाउंसिंग और थ्रॉटलिंग ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं। पहले इनको समझ लेते हैं। डिबाउंसिंग में हम एक्शन के रुकने का इंतजार करते हैं, जैसे यूजर के टाइप करना बंद करने के 500 ms बाद ही लिस्ट अपडेट करेंगे। अगर यूजर 500 ms के अंदर फिर टाइप कर देता है तो टाइमर रीसेट हो जाता है। थ्रॉटलिंग में हम अपडेट्स की फ्रीक्वेंसी को लिमिट करते हैं, जैसे हर 1 सेकंड में ज्यादा से ज्यादा 1 बार लिस्ट अपडेट करेंगे, चाहे यूजर कितनी भी तेजी से टाइप करे। ठीक है।
अब यूज डिफर्ड वैल्यू रेंडरिंग ऑप्टिमाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में इनसे बेहतर क्यों माना जाता है? इसके कुछ की रीजंस है। पहला, नो फिक्स्ड डिले। यूज डिफर्ड वैल्यू में कोई हार्ड कोडेड डिले नहीं होता, ये अडेप्ट करता है। फास्ट डिवाइसेस पर डिफर्ड अपडेट लगभग तुरंत हो सकता है, स्लो डिवाइसेस पर ये प्रोपोर्शनली ज्यादा लैग करेगा। जबकि डिबाउंसिंग थ्रॉटलिंग का फिक्स डिले होता। हाँ, जो फास्ट डिवाइस पर आर्टिफिशियल स्लोनेस ला सकता है और स्लो डिवाइस पर शायद जंकीनेस रोकने के लिए काफी न हो। दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, इंटरैक्टेबल एंड इंटीग्रेटेड। जैसा हमने बात की, यूज डिफर्ड वैल्यू के डिफर्ड रेंडर्स इंटरैक्टेबल होते हैं। रिएक्ट यूजर इंटरैक्शन को हमेशा प्रायोरिटी देता है। डीबाउंसिंग और थ्रॉटलिंग ब्लॉकिंग होते हैं, वो अपडेट को ट्रिगर होने से रोकते हैं, लेकिन जब अपडेट ट्रिगर होता है तब भी वो मेन थ्रेड को ब्लॉक कर सकता है अगर रेंडरिंग स्लो है। यूज डिफर्ड वैल्यू रिएक्ट के कंकरेंट रेंडरिंग इंजन के साथ डीपली इंटीग्रेटेड है, जो इसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीके से शेड्यूलिंग और इंटरप्शन हैंडल करने देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेंडरिंग परफॉर्मेंस के लिए यूज डिफर्ड वैल्यू अक्सर ज्यादा सूटेबल सोल्यूशन है। पर क्या डीबाउंसिंग, थ्रॉटलिंग अब यूजलेस हो गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। डीबाउंसिंग और थ्रॉटलिंग अभी भी बहुत यूजफुल है, खासकर नॉन रेंडरिंग टास्क के लिए। जैसे नेटवर्क रिक्वेस्ट की संख्या कम करने के लिए डीबाउंसिंग एक बेहतरीन टेक्निक है। आप नहीं चाहेंगे कि हर की स्ट्रोक पर एपीआई कॉल जाए। हाँ, ये तो है। सोर्स भी मेंशन करता है कि आप इन टेक्निक्स को यूज डिफर्ड वैल्यू के साथ कंबाइन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप नेटवर्क रिक्वेस्ट को डिबाउंस कर सकते हैं, लेकिन फेच डेटा से यूआई को अपडेट करने के लिए यूज डिफर्ड वैल्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि यूआई रिस्पॉन्सिव रहे। अच्छा, मतलब दोनों साथ में भी काम कर सकते हैं? बिल्कुल। कॉन्टेक्स्ट इज की। आपको देखना होगा कि बॉटलनेक कहाँ है, नेटवर्क में या रेंडरिंग में, और उसके हिसाब से सही टूल या कॉम्बिनेशन चुनना होगा। लेकिन रेंडरिंग जंकीनेस से लड़ने के लिए यूज डिफर्ड वैल्यू रिएक्ट का एक मॉडर्न और पावरफुल टूल है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि यूज डिफर्ड वैल्यू यूआई को रिस्पॉन्सिव रखने में मदद करता है, खासकर जब अपडेट्स बहुत फ्रीक्वेंट हो या यूआई का कोई हिस्सा स्लो हो। ये यूजर एक्सपीरियंस को स्मूथ बनाता है और लोडिंग स्पिनर्स की जगह स्टेल कंटेंट दिखाने का ऑप्शन देता है, जो अक्सर कम जारिंग लगता है। हाँ, और अगर हम इसे बिगर पिक्चर में देखें तो जो लिसनर्स कॉम्प्लेक्स इंटरफेसेस, रियल टाइम सर्च फीचर्स, डेटा हेवी डैशबोर्ड्स, विजुअलाइजेशंस या ऐसी किसी भी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं जहां यूआई अपडेट्स परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर सकते हैं, उनके लिए यूज डिफर्ड वैल्यू एक बहुत वैल्यूएबल टूल हो सकता है। ये परफॉर्मेंस इश्यूज को हैंडल करने का रिएक्ट इकोसिस्टम में एक बिल्ट इन एलिगेंट तरीका है, जो पुराने वर्कअराउंड्स जैसे मैनुअल डिबाउंसिंग, थ्रॉटलिंग फॉर रेंडरिंग से अक्सर बेहतर रिजल्ट्स देता है। यहाँ एक सोचने वाली बात उठती है, एक तरह का प्रोवोकेटिव थॉट कह सकते हैं। हाँ, बताइए। हमने देखा कि यूज डिफर्ड वैल्यू यूआई अपडेट्स को डेफर करता है, पर डेटा फेचिंग को नहीं। तो क्या ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जहां डेटा फेचिंग को भी स्ट्रैटेजिकली डेफर करना यूजर एक्सपीरियंस को और बेहतर बना सकता है? उसे कैसे अचीव किया जा सकता है? इंटरेस्टिंग पॉइंट। क्या रिएक्ट सस्पेंस फॉर डेटा फेचिंग के साथ यूज डिफर्ड वैल्यू का कॉम्बिनेशन काफी है, या हमें फेचिंग लॉजिक में भी डेफरिंग के बारे में सोचना चाहिए? और दूसरी तरफ, क्या यूज डिफर्ड वैल्यू का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, क्या वो स्टेट मैनेजमेंट को अनएक्सपेक्टेडली कॉम्प्लेक्स बना सकता है? क्या लार्ज एप्लीकेशंस में इसके पोटेंशियल डाउनसाइड्स हो सकते हैं जिन पर डेवलपर्स को गौर करना चाहिए? ये वाकई दिलचस्प सवाल हैं जिन पर आगे सोचा जा सकता है। काफी फूड फॉर थॉट है। उम्मीद है रिएक्ट के यूज डिफर्ड वैल्यू हुक पर यह चर्चा जानकारीपूर्ण रही होगी और लिसनर्स को इसे समझने और अपने प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करने के लिए इंस्पिरेशन मिला होगा। इसे एक्सप्लोर करना और एक्सपेरिमेंट करना जरूर बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।